हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। मैं वापस एक नया सा वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि क्लास 9 सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। अब नेम से ही पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी है, तो पूरा का पूरा चैप्टर डेमोक्रेसी पे ही होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आता है डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, मतलब जो रूलर्स होते हैं उन्हें लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है ये भी समझते हैं। पीपल्स के पास कुछ पॉलिटिकल राइट्स होती हैं, पीपल्स के पास पॉलिटिकल राइट्स होती हैं, वो इलेक्शन के प्रोसेस में पार्ट ले सकती हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है कि उनके पास एक फ्री और फेयर इलेक्शन का वो रहता है कि एडवांटेज रहता है कि उनके पास एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहेगा, और जो पीपल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना। उसके बाद हमारा आता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ओबेलाइज्ड होता है लोगों के द्वारा और काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है लोगों के नीड्स के लिए। उसके बाद हमारा आता है कि पीपल्स जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज़ें रहती हैं, पार्टिसिपेशन होता है, उन्हें वो मानना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टली माने चाहे वो इनडायरेक्टली माने, मतलब उन्हें ये मानना ही पड़ता है जो भी गवर्नमेंट के साइड से डिसीजन आता है। उसके बाद रहता है कि यहाँ पे जो है वो लोगों की एक इंडिविजुअल लोग की डिग्निटी को रेजअप करते हैं, उनकी डिग्निटी को रेजअप करते हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी के बेसिस पे होता है। पीपल यहाँ पे होते हैं वो एक सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे वो किसी रूलर का सब्जेक्ट नहीं होते, वहाँ पे वो खुद अपने से रूल करते हैं, यहाँ पे वो खुद के रूलर होते हैं। यहाँ पे फिर क्या होता है कि उन्हें अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को खुद से करेक्ट करें, उन्हें अपनी मिस्टेक्स खुद से करेक्ट करनी होती है। इवन मतलब जब वो भी हो कि अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की भी है तो वो भी उनके रिस्पॉन्सिबल, वो खुद अपने मिस्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया जाता है क्योंकि डेमोक्रेटिक तो सब जानते हैं लेकिन ये नॉन डेमोक्रेटिक कोई नहीं जानता है, तो इसके बारे में ज़रा पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है हमारा पहला कि पीपल जो हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और उन्हें जो है लिमिटेड राइट्स दिया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत, और उनके ये ड्रीम होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। फिर हमारा सेकंड आता है यहाँ पे इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री और फेयर होते नहीं हैं, और यहाँ पे पीपल्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे पीपल्स जो होते हैं उन्हें ओबलाइज्ड भी नहीं किया जाता है, मतलब ये अकाउंटेबल भी नहीं होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उनके पास काफ़ी कम, बहुत कम ही एडवांटेज होता है रिसीव करने के लिए पीपल्स की नीड्स को। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि पीपल जो होते हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाता कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। वहाँ पे उन्हें नो कहना ही नहीं है भाई, नो बिल्कुल भी कहना नहीं है। अगर गवर्नमेंट चल रही है हमारा तो उन्हें कुछ भी कहना नहीं है। उसके बाद हमारा आता है कि पीपल्स जो होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी, डिग्निटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दबा के रखा जाता था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड करके रखा जाता था। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है पीपल्स जो वहाँ पे होते थे उन्हें कभी भी रूलर की तरह या फिर डिग्निफाइड सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, उन्हें माना ही नहीं जाता था, उन्हें एक सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें एक सब्जेक्ट माना जाता था। अब यहाँ पे कोई भी चांस नहीं था उनके मिस्टेक्स को करेक्शन के लिए, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं था कि वो अगर कोई गलती करते हैं तो उन्हें करेक्ट किया जा सके। वहाँ पे जो रूलर्स हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं फील किए कि उनके पीपल्स के द्वारा जो गलती हुई है उन्हें वो खुद से कंट्रोल कर सकें। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हमारे कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे पहला आता है हमारा म्यांमार। म्यांमार हमारा एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे इसका इलेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे जो आर्मी रूलर्स होते थे म्यांमार के उन्हें इलेक्ट नहीं किया जाता था पीपल्स के द्वारा, वो अपने आप को जो कंट्रोल करते थे आर्मी को, वो खुद ही रूल करते थे पूरी कंट्री पे।
उसके बाद हमारा सेकंड पाकिस्तान का था। पाकिस्तान भी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। तो पाकिस्तान में क्या होता था कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो 1999 में एक मिलिट्री कॉप में थे और उन्होंने मतलब अपने खुद को ये चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया था कंट्री का। उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया था और इन 2002 में क्या हुआ था कि उन्होंने एक वहाँ पे रेफरेंडम हेल्ड हुआ था जिसने उन्हें वहाँ पे 5 ईयर का एक्सटेंशन मतलब 5 साल का एक्सटेंशन वहाँ पे ग्रांट कर दिया गया था। वहाँ पे कुछ लॉज भी बनाए गए थे, जैसे कि 2002 में क्या था कि एक लॉ बना था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जिसमें ये था कि जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। और उस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी डिसमिस कर सकता है। नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के जो लोग हैं उन्हें कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। जो सिविलियन कैबिनेट हैं हमारे उन्हें वो मतलब उन्हें भी सुपरवाइज कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत। फिर यहाँ पे हमारा आता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होता है। पाकिस्तान का इलेक्शन होता है वो रेगुलरली हेल्ड होता था। उन्हें वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनके पास कुछ पावर्स होती थी, बट जो मेन पावर और फाइनल पावर जो होती थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास ही होती थी, उन्हीं के हाथ में होती थी। यहाँ पे हमारा थर्ड आता है चाइना। चाइना भी एक हमारा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। अब यहाँ पे चाइना में क्या हुआ था कि चाइना में ये इलेक्शन जो होते थे वो हर 5 साल के अंदर कंडक्ट होते थे। और जो इलेक्टिंग कंट्रीज थी पार्लियामेंट, वहाँ पे जो इलेक्टिंग कंट्री पार्लियामेंट का जो नाम था उसको क्वांगो रेनमिन दाइबियो दाबुई, ये वहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस एक तरीके का था, वो पार्लियामेंट का वहाँ पे ये नाम था। ये अक्सर पूछ लिया जाता है हमारा कि क्या चाइना का पार्लियामेंट का नाम क्या था। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो पावर होती थी वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था और करीब करीब 3000 मेंबर्स भी वो नए नए अपॉइंट कर देता था। वहाँ पे इलेक्शन कैसे होता था कि इलेक्शन कंडक्ट करने से पहले जो कैंडिडेट होता था उसे अप्रूवल लेना पड़ता था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। तो मतलब वहाँ पे उसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाके अप्रूवल लेना पड़ता था अपने इलेक्शन के लिए। उसके बाद वहाँ पे जो मेंबर्स थे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़ के, या तो कोई एक मेंबर या तो 8 स्मॉलर पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे उन्हें ही राइट होता था इलेक्शन कराने का। और जो गवर्नमेंट होती थी वो हमेशा एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म करती थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो गवर्नमेंट फॉर्म करती थी। अब यहाँ पे हमारा आता है मैक्सिको। मैक्सिको के भी इलेक्शंस थोड़े अच्छे नहीं थे, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वो भी थी। तो मैक्सिको जो थी वो 1930 में इंडिपेंडेंस हुई थी और 1930 से लेकर 2000 तक के इलेक्शन हमेशा एक पार्टी जीती थी जिसे PRI कहा जाता है। PRI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और ये मैक्सिको का जो इलेक्शन था वो हमेशा हर 6 साल में कंडक्ट होता था और PRI जो होती थी वो काफ़ी डर्टी ट्रिक्स फॉलो करती थी इलेक्शंस जीतने के लिए। जैसे कि हमारा हो गया कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स होती थी उन्हें पार्टी मीटिंग के तहत अटेंड करना पड़ता था। टीचर्स जो होते थे गवर्नमेंट स्कूल्स के उन्हें बोला जाता था कि वो जो पेरेंट्स हैं बच्चों के उन्हें प्रेशराइज करे, उन्हें फोर्स करे कि वो PRI को वोट दें। उसके बाद हमारा आता है कि जो मीडिया होती थी उन्हें जो उनके अपोजिशन पार्टी के जो एक्टिविटीज़ होती थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता था और उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता था। कभी कभी क्या होता था कि वो जो पोलिंग बूथ वहाँ के होते थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता था, लेकिन लास्ट मिनट पे वो क्या करते थे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया जाता था कि वो उन्हें वोट करें, मतलब उन्हें वोटिंग के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया जाता था। और फिर यहाँ पे क्या था कि जो PRI थी, जो हमारा वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी का जो नाम था वो PRI जो थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मनी स्पेंड की थी ताकि वो कैंपेन्स कर सके अपने कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जिम्बाब्वे। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे का भी देखते हैं कि वहाँ ये भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी। जिम्बाब्वे जो थी वो इंडिपेंडेंस हुई थी वाइट माइनॉरिटी रूलर इन 1980, जिसको ZANU-PF भी कहते हैं।
तो वहाँ पे ZANU-PF का जो एक पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल किया था, ZANU-PF एक पार्टी का नाम था जो कि वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल में आई हुई थी। इसके लीडर जो थे वहाँ पे वो रॉबर्ट मुगाबे थे, जिन्होंने पूरे कंट्री पे रूल किया हुआ था। वहाँ पे के जो लीडर थे उन्होंने पूरे कंट्री पे रूल किया था। अब यहाँ के इलेक्शंस कैसे होते थे कि इलेक्शंस जो होते थे वो रेगुलरली हेल्ड किए जाते थे और हमेशा ही ZANU-PF के द्वारा ही जीते जाते थे। प्रेसिडेंट मुगाबे जो थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ की थी ताकि वो हर साल इलेक्शन जीत सकें। जैसे कि था कि गवर्नमेंट जो थी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने और मतलब प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए कहा जाता था। अपोजिशन जो थी, अपोजिशन वर्कर्स, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और उन्हें मिलने के लिए और डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे काम वो लोग करते थे। उसके बाद हमारा आता है कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट होता है और डेमोन्स्ट्रेशन होता था गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्हें वहाँ पे इल्लीगल बोल दिया गया था। टेलीविजन्स और रेडियो जो थे, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे, उन्हें बस रूलिंग पार्टी के लिए ही बनाया जाता था। उसके बाद हमारा आता है कि जो गवर्नमेंट होती थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा, वो जर्नलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती थी जो कि उनके अगेंस्ट जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें क्या किया जाता था कि उन्हें इग्नोर भी किया जाता था कोर्ट जजमेंट और प्रेशराइज किया जाता था जजेस के लिए ताकि उनके खिलाफ वो बोल सके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ फेस की थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे आ जाता है कि कुछ मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, तो कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो गई थी कि वहाँ पे जो पीपल थे वो किसी भी अथॉरिटी के लिए, डिक्टेटर के लिए, मोनार्क के लिए या फिर नॉन इलेक्टेड रूलर्स के लिए कोई भी तरीके का क्वेश्चन अरेज नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जो पीपल थे वो कोई भी कुछ भी नहीं चूज़ करते थे, वो अपने रूलर्स को चूज़ नहीं कर सकते थे। जैसे कि सऊदी अरेबिया में हुआ करता था, वहाँ पे भी पीपल्स अपने रूलर को चूज़ नहीं कर सकते थे। पीपल इन्जॉय नहीं कर सकते थे अपने राइट्स को। सपोर्टर्स जो डेमोक्रेसी के थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, मार दिया जाता था, जैसे कि चिली में हुआ करता था। उसके बाद हमारा आता है कि पीपल अपने रूलर्स को चेंज नहीं कर सकते थे, अपने रूलर्स को चेंज भी नहीं कर सकते थे। ये भी सऊदी अरेबिया में होता था। फिर वो क्या था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसे बंद कर दिया गया था, उसे काफ़ी इम्प्रेशन कर दिया गया था। जैसे कि ऑंग सान सू की म्यांमार में एक था, वहाँ पे ऐसा हुआ था, वैसा ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इम्प्रेशन कर दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं कि डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स होते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो ये भी आ जाते हैं करीब करीब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए इसको देखते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल्स के पास राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से इलेक्ट कर सकें और उनके पास फाइनल पावर होती है कि वो कोई भी मेजर डिसीजन को ले सकें। उसके बाद क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होता है और वहाँ पे और जो कि अच्छा होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। पार्टी जो होती है उन्हें जीतने के लिए, हारने के लिए फेयर चांस मिलता है, मतलब वहाँ पे ऐसा कोई भी डर्टी ट्रिक्स नहीं अपनाए जाते थे। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि डेमोक्रेसी में जो है वो एडल्ट सिटीजन्स को वोट देना पड़ता था। हर एक एडल्ट सिटीजन्स के पास एक वोट होता था और हर एक वोट का एक अपना ही वैल्यू होता था। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनके पास लिमिट सेट की जाती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट्स के द्वारा की जाती हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारे थोड़े मेरिट्स देखते हैं डेमोक्रेसी की कि मेरिट्स क्या हैं। डेमोक्रेसी इज़ मोर अकाउंटेबल, मतलब डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा ओबेलाइज होता है पीपल्स के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिसीजन क्वालिटी को बनाने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है किसी भी डिसीजन क्वालिटी को बनाने के लिए। ये हमारे मतलब डील करने के मेथड, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कर देता है। डेमोक्रेसी जो है हमारा रेज कर देता है किसी की डिग्निटी, किसी भी पर्सन की डिग्निटी को। ये हमें अलाउ करता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को खुद से सही कर सकें।
ये मतलब हमें अलाउ करता है ऐसा। अब कुछ डिमेरिट्स भी हैं डेमोक्रेसी के। डिमेरिट्स क्या हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में लीडर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जो कि एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। एक मतलब थोड़ा सा डगमगा जाती है सिचुएशन, डगमगा जाती है जब लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा डेमोक्रेसी में थोड़ा फेरबदल आ जाता है। सेकंड है हमारा, डेमोक्रेसी जो होता है वो एक पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले, मतलब इसको पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले कह सकते हैं। यहाँ पे मोनार्की को या फिर किसी भी चीज़ को स्केप में, यहाँ पे मोरालिटी को जो है वो एकदम कोई भी छुपाने वाला काम मोरालिटी का नहीं होता है। डेमोक्रेसी जो है वो डीलेज काफ़ी ज़्यादा कर देती है। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डीले हो जाता है। इलेक्टेड लीडर जो होते हैं उन्हें नहीं पता रहता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट इंटरेस्ट पीपल के लिए क्या होगा। कभी कभी ये हो जाता है बैड डिसीजन में पीपल के अगेंस्ट हो जाते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है कि ये करप्शन लेके आता है, जो कि इलेक्टोरल कंपटीशन के लिए बेस होता है। मतलब ये इलेक्शन जीतने के लिए थोड़ा सा करप्शन भी करने लगते हैं यहाँ पे लोग। ऑर्डिनरी पीपल जो यहाँ पे होते हैं उन्हें नहीं पता कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो यहाँ पे उनको बिल्कुल नहीं पता होता है। उनके पास कोई भी, मतलब वो अपने लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे। अब यहाँ पे हमारी ये ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का, इसको जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ये अलाउ करता है, मतलब गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को अलाउ करता है, उनको देखने के लिए अलाउ करता है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, ये हमें अलाउ करता है। ट्रू डेमोक्रेसी जो होती है वो कंट्री में तभी होती है जब कोई भी सिटीजन्स बिना सोए भूखे पेट सोता नहीं है, वहाँ पे वो ट्रू डेमोक्रेसी हो जाती है। अब इस डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर सिटीजन के पास क्या रहता है कि वो इक्वली रोल प्ले कर सकते हैं अपना डिसीजन मेकिंग में। मतलब अब डिसीजन मेकिंग के लिए वो अपना प्ले इक्वली रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ हमारा पॉइंट है कि हर सिटीजन्स के पास, उनके पास इक्वल इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक एजुकेशन होता है, इक्वल रिसोर्सेज होती हैं और काफ़ी ढेर सारी कमिटमेंट होती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू गाइज, अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, तो हम आपको इसके जो नोट्स हैं हैंड रिटन उसको हम 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार बुक के पास तो बिल्कुल जाइएगा, इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार बुक थोरली रीड कर लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।